हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे और हमारे जो लिटिल चैम्प्स हैं, लिटिल हीरोज़ हैं, वो भी बढ़िया अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज फ्री टाइम है मेरे पास थोड़ा सा, बिकॉज़ अर्नब स्कूल गया हुआ है और मैं फ्री टाइम में भी उसके बारे में ही सोच रही हूँ। तो अब बड़ी अजीब सी हालत हो गई है 13 ईयर्स के बाद। मतलब ऐसा हो गया है कि अगर वो मेरे साथ नहीं भी है तो भी मैं उसको ही मिस करती हूँ और उसके बारे में ही सोचती हूँ। तो सोचते सोचते मैं बिल्कुल बैक चली गई पूरा उसका डायग्नोसिस के टाइम पे, कैसा उसका स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुआ, कैसे, वही मैं सोच रही थी। तो बीच में दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी आई जहाँ पे लगा मुझे कि वो मिस्टेक हम लोगों ने की, शायद वो मिस्टेक्स नहीं की होती तो आज रिज़ल्ट और बढ़िया होते। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी उन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ, शायद आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, शायद आप लोग भी वो सेम मिस्टेक्स कर रहे होंगे। सो ये जो वीडियो है वो बेसिकली लैंग्वेज के लिए है, स्पीच थेरेपी के लिए है। सो अर्नब का जो स्पीच थेरेपी है वो लेट स्टार्ट हुआ था, लगभग 1 साल, इतना ही मुझे याद आ रहा है कि ओटी ही स्टार्ट हुआ था। स्पीच थेरेपी के लिए हम लोग गए थे तो हम लोगों को मना कर दिया था बिकॉज अर्नब सिवियर हाइपर एक्टिव था। वो मतलब एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं बैठता था, तो उस टाइम पे स्पीच थेरेपी कराने का बिल्कुल भी मतलब ही नहीं था। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। तो स्पीच थेरेपी लेट शुरू हुआ, तो जैसे ही अर्नब का जो सिटिंग टॉलरेंस था थोड़ा बेटर हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने स्पीच थेरेपी के लिए स्टार्ट किया। स्पीच थेरेपी में जब मैं स्पीच थेरेपी सेशन लेने के लिए गई, मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है कि अगर आपके बच्चे की स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा कोई साउंड नहीं निकाल पा रहा है, या स्पीच क्लियर नहीं है, या कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ साउंड को निकालने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने देखा कि उनके लिए बाहर स्पीच थेरेपी करवाना प्रोफेशनल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपके बच्चे के बिल्कुल आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आपको वो एक्सरसाइज बताते हैं। पूरा असेसमेंट होती है कि बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस केस में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उस केस में प्रोफेशनल की हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। चाहे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन ही लो, लेकिन ज़रूर लो। अब मैंने क्या किया था वहाँ पे कि मैंने जैसे 2-3 सेशन स्पीच थेरेपी के ले लिए। तो अर्नब को तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उसको स्पीच में प्रॉब्लम नहीं था, यानी कि उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसका प्रॉब्लम था लैंग्वेज में, लैंग्वेज को प्रोसेस करना। बोलने में उसको प्रॉब्लम नहीं थी, वो राइम्स बिल्कुल क्लियर गा लेता था, राइम्स ऑलमोस्ट क्लियर ही गाता था। वो 2.5 ईयर्स तक पता चल जाता था कि कौन सी राइम्स गा रहा है वो। तो गाने भी वो थोड़ा बहुत गुनगुनाता था, तो स्पीच में प्रॉब्लम नहीं था। यही वजह थी कि जैसे ही स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुआ और मैंने भी घर में उसको कार्ड से सिखाना शुरू किया, तो 2-3 मंथ्स के बाद ही अर्नब उन ऑब्जेक्ट्स का जो नेमिंग है उसको बिल्कुल क्लियर बोल पा रहा था, बिकॉज स्पीच में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे ही अर्नब का मैंने वो स्टार्ट किया स्पीच थेरेपी सेशन में जाके, मुझे ये चीज़ पता चली कि इन बच्चों के साथ कैसे काम करते हैं। बिकॉज उससे पहले मैं बिल्कुल भी विजुअल यूज़ नहीं कर रही थी स्पीच थेरेपी के लिए, बिकॉज आइडिया ही नहीं था कि स्पीच थेरेपी होती कैसी है, ये इन बच्चों के लिए विजुअल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब पता नहीं था। तो वो सब मुझे वहाँ से चीज़ें पता चली कि विजुअल यूज़ करने हैं, और विजुअल भी कौन से यूज़ करने हैं। जैसे शुरू में कार्ड ही यूज़ करना है जिसके ऊपर सिंगल ऑब्जेक्ट ही हो और बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। कुछ चीज़ें मैं गूगल से भी पढ़ने लगी। मैं चाहती थी कि स्पीच थेरेपी की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कॉस्ट जो है वो हम लोगों को ना देना पड़े। थोड़ा उस टाइम फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रहा था, सो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा खुद कर सकूं तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे ही मैंने 2-3 सेशन वहाँ पे स्पीच थेरेपी के लिए, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि अर्नब का मैक्सिमम स्पीच थेरेपी जो है वो मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे विजुअल का वहाँ से आइडिया लग गया। मुझे जो स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे कुछ बुक्स रेकमेंड की हैं जो मैंने आप लोगों के साथ चैनल पे भी शेयर की हैं, कुछ विजुअल मटेरियल मुझे वो साथ में रेकमेंड कर रहे, तो हम लोग वो परचेज़ कर रहे थे। थोड़ा गूगल में देख के जब हम लोगों को पता चला कि स्पीच थेरेपी किस तरह से करनी है, तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन कुछ पजल भी खरीद रहे थे। जैसे सीक्वेंसिंग पजल खरीदना मेरा बेस्ट डिसीजन था, उससे बहुत अच्छा हेल्प हुआ था अर्नब को सेंटेंस मेकिंग के लिए। सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो भी मैंने स्टार्टिंग में खुद जो है वो बुक्स यूज़ की थी स्टेप बाय स्टेप। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किस तरह के विजुअल और किस तरह की एज में मुझे किस तरह के विजुअल यूज़ करने हैं। तो ये वीडियो के एंड में मैं उसको टैग करने की कोशिश करूँगी उस वीडियो को, या कमेंट में लिंक दूंगी। तो धीरे धीरे इस तरह से मैं बोलती हूँ कि 5 ईयर्स तक आते आते ना अर्नब की स्पीच थेरेपी, अर्नब की फ्रेज स्पीच आ गई थी, यानी कि वो सीख गया था।
मतलब जैसे पानी दे दो, खाना चाहिए, बाहर जाना, बड़ी मुश्किल से, लेकिन 5 ईयर्स तक आते आते वो सीख गया। और वहाँ तक आते आते जब वो नया नया मतलब उसमें फ्रेज स्पीच आई तो अर्नब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो एक्साइटेड रहता था अपने वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। वो कुछ अननोन पर्सन के साथ भी या किसी के साथ भी वो बहुत कंफर्टेबली उस फ्रेज स्पीच को यूज़ कर रहा था। तो हम लोगों को बहुत हौसला आया कि, और मैंने तो ये सोच लिया कि बस अभी तो बस स्टार्टिंग उसको मिल गई है और अब तो अर्नब की जो लैंग्वेज है ना वो यूं की यूं आ जाएगी फटाफट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब उसको बूस्ट मिल गया है, बाकी का लैंग्वेज वो अपने आप सीख लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज़ उसके बाद हम लोगों ने उसको स्कूल में डाल दिया और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आने लगे। स्कूल का जो प्रेशर था, स्ट्रेस था, मैं ना उसमें फंस के रह गई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन गया था और उसमें मैं कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। स्पीच थेरेपी तो दूर की बात है, मेरा पूरा ध्यान स्कूलिंग की तरफ चला गया। और कहीं ना कहीं मैंने वो स्पीच थेरेपी जो थी जिसमें मैं इतनी मेहनत कर रही थी ना, उसको मैंने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरा टारगेट था स्कूल का जो सिलेबस है वो अल्फ़ाबेट्स ये सब कुछ ये पूरा करवाना है। स्कूल के नॉर्मल बच्चों के साथ चलना है, उसको साथ में चलाना है, ये सारा ध्यान उसमें चला गया। तो गलती यहीं पे हम लोग करते हैं गाइस, कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्कूल के झंझट में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम लोग बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्पेशली हम लोग स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ मैंने आगे थोड़ा और कंटिन्यू की होती तो रिज़ल्ट और ज़्यादा बेटर हो सकते थे। तो उसके बाद जो अर्नब ने जो भी वोकैबुलरी सीखी, सेंटेंस सीखा, वो सब स्कूल की बुक्स से सीखा। बिकॉज़ आपको पता है 5th तक जो बुक्स होती हैं उसमें लगभग हमारा जो सराउंडिंग है उसी के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ जो भी है, रूटीन, डेली रूटीन लाइफ, उसी के रिलेटेड नॉलेज होता है। तो उसी से उसने ज़्यादा सीखा। लेकिन फिर भी अगर मैं एक डेडिकेटेड टाइम उस स्पीच थेरेपी के लिए देती तो शायद हो सकता था रिज़ल्ट और ज़्यादा बेटर होते। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि स्कूल के झंझटों में पढ़ के मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी स्पीच थेरेपी को दीजिए। स्कूल का जो है, मैं यही बोलूँगी कि जब हम लोग बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना, तो मैं अगर ये बोलूँ कि आप स्कूल में डाल दो लेकिन कोई स्ट्रेस मत लो, कोई डिप्रेशन में मत जाओ, ये हो ही नहीं सकता है। बिकॉज़ वहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो नॉर्मल बच्चों के साथ, आप कंपैरिजन करते हो दूसरे पेरेंट के सामने, आप एम्बेरस होते हो, इतना बड़ा ट्रॉमा होता है। कैसे कोई अफेक्ट नहीं होगा यार, भगवान थोड़ा ना है हम लोगों को भी दुख होता है। तो ये चीज़ें जो है वो कोई भी पेरेंट्स उस चीज़ से ना अपने आप को बचा ही नहीं पाता है। तो हम जाने अनजाने ना भी चाहे ना तो भी उस चीज़ में अब तक जो बच्चा सफ़र कर रहा था उसके बाद पेरेंट और बच्चा बराबर से सफ़र करने लग जाते हैं, बराबर से दोनों में प्रॉब्लम होने लगती है और पेरेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए, इंडिविजुअल प्लान होना चाहिए हमारे बच्चे के लिए, जहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम मिले, अपने बच्चे की स्पीड के हिसाब से हम उसको लर्निंग करवाएं, ना कि स्कूल में जो हपड़ा तपड़ी पड़ रही है, कितने टाइम में ये सिलेबस कवर कराना है और हम लोग लगे पड़े हैं अपने बच्चों को वो रट्टा लगाने में। बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो भी हम लोग लगे पड़े हैं, एग्ज़ाम है, ये है, वो है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं और मैंने भी किया है। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उसके बाद आप कुछ और सिखा ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में बैठकर थोड़ा सा सोचिए। अगर आपका बच्चा भी इसी सिचुएशन में है कि उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है, वो अभी कन्वर्सेशन नहीं करता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन अभी बिल्कुल नहीं आ रही है और हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए हैं स्कूल के झंझटों में, वहीं पे हमारा सारा ध्यान लगा हुआ है, फ्यूचर में आपको मिलेगा क्या गाइस? अगर 2-3 ईयर्स या 4 ईयर्स तक हम लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कुछ नहीं मिल रहा है उधर, लेकिन फिर भी हम लोग लगे पड़े हैं। जैसे मतलब जो मेरे प्रिंसिपल थे अर्नब के, वो बोल रहे थे कि 8th तक तो चलने दो, आप 8th से पहले आप क्यों निकाल रहे हो? मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि मिलेगा क्या मुझे, मतलब 8th के बाद तो आप निकालोगे ही उसको, तो फिर मुझे क्या मिलेगा?
तो इससे बेटर है कि मैं इससे पहले अच्छा डिसीजन लूँ और इस टाइम का एक अच्छा उपयोग करूँ और मैं कुछ और लर्निंग उसको करवा सकूँ अपने हिसाब से जो उसकी नीड है। उस टाइम पे मुझे 5th के क्लास के बाद जब 6th का सिलेबस आया ना, मतलब ये हड़प्पा संस्कृति, ये साइंस, ये फलाना ढमकाना, ये सब चीज़ें जो आई ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी इस चीज़ को हामी नहीं भर रहा था कि ये सब चीज़ें मैं अर्नब को सिखाऊं। क्यों सिखाऊं मैं? उसके किस मतलब का है ये? उसकी लैंग्वेज अभी फुली डेवलप नहीं है, मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। इसका लोड मैं क्यों डालूं अपने बच्चे के ऊपर? सो दैट्स वाई ये चीज़ वहाँ पे जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगी और अब मैं अपने बच्चे के हिसाब से चलूंगी, उसकी स्पीड के हिसाब से चलूंगी, उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी प्रायोरिटी हैं, जैसे कि लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं पूरा ध्यान दूंगी। हालांकि मैंने कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं छोड़ा था। 1st से लेके 5th क्लास तक भी आप देखो, मतलब अभी तो छोड़ा है लास्ट ईयर में, तो आप देखो कि अभी भी उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो स्कूलिंग के साथ साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। हालांकि आप देख लो कि उस हिसाब से कैसे मैंने वो काम किया होगा कि पूरा दिन रात तक लेके मुझे कोई रेस्ट नहीं होती थी। स्कूल का झंझट है, सब सिलेबस झंझट है, फिर पार्क में लेके जाना है, एवरीथिंग चीज़ें सिखानी है, वो सब चीज़ें मैंने की। लेकिन फिर भी स्ट्रेस तो मुझे भी हुआ ना, मेरे बच्चे को भी हुआ ना स्ट्रेस। तो बिना स्ट्रेस के अगर हम लोग वो चीज़ें करते तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। और ज़्यादा टाइम हम लोग दूसरी चीज़ों पे देते, एकेडमिक के बजाय दूसरी चीज़ों के ऊपर देते, तो रिज़ल्ट और ज़्यादा डेफिनेटली बेटर होते ही होते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है बिकॉज अर्नब में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ये नहीं है कि लैंग्वेज फुली डेवलप हो जाती, लेकिन हो सकता था कि लैंग्वेज और ज़्यादा बेटर होती। वो तो उसके लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत फालतू की लगती हैं कि इस चीज़ से हमको मिलता भी कुछ नहीं है, लेकिन फालतू में हम लोग समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, इस चीज़ की वजह से ना हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसके बारे में सोचिए गाइस। इसलिए मैंने स्पेशल स्कूल को चुना ताकि ना मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस आए, ना मेरे बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस आए, और घर में मैं उसकी लर्निंग को अपने हिसाब से कंटिन्यू कर पाऊँ, उसके हिसाब से कंटिन्यू कर पाऊँ, और साथ में उसका जो एक सोशल सेटअप उसको मिलना चाहिए वो उसको वहाँ पे मिल जाए। तो इस तरह से मेरी सारी रिक्वायरमेंट स्पेशल स्कूल पूरा कर रहा था। दैट्स वाई मैंने वो डिसीजन लिया। मुझे नहीं पता आगे ये चीज़ें कैसे कामयाब होंगी, लेकिन इसके पीछे, इस डिसीजन के पीछे जो रीज़न है वो ये था। आप ये समझ लो जिनके बच्चे अभी स्टार्टिंग की जर्नी में हैं, तो हम लोग अभी, मेरा बच्चा 13 इयर्स का हो चुका है, इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा और देखिएगा, सोचिएगा, शायद आप टाइम से सही डिसीजन ले लें। आई होप मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहती थी आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, और कमेंट में अपना भी आप मेंशन कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सब कुछ छोड़ के हम लोग बिल्कुल स्कूलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, वो भी तब जब हमको पता है कि स्कूलिंग में आके जाके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके चक्कर में हम लोग बाकी चीज़ें भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। मुझे नहीं पता कि स्कूलिंग का कुछ और ऑप्शन क्या हो सकता है। सोशल सेटअप तो ज़रूरी है ही, बिकॉज सोशल सेटअप इज़ मस्ट। उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं कि सोशल सेटअप का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो आपको अपने बच्चे को देना ही देना है। तो करंटली मुझे स्पेशल स्कूल के अलावा वो चीज़ कहीं नहीं दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख रही है। स्पेशल स्कूल या फिर वोकेशनल सेंटर जो होते हैं स्पेशल बच्चों के अलावा, उसके अलावा मुझे ये चीज़ कहीं भी नहीं मिल रही है। तो आप मजबूरी समझ लो कि मैंने मजबूरी में फिर अर्नब को स्पेशल स्कूल में हम लोगों ने डाला है, बिकॉज और कहीं पे ऐसा सोशल सेटअप आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने आप को संभालेगा और कुछ बच्चों से अपने फ्रेंड बना सकता है या फिर टीचर से इंटरेक्ट करेगा। टीचर भी वहाँ पे बच्चों को हमारे को समझते हैं, कोई कंप्लेंट इन स्कूल से ज़्यादातर नहीं आती है। ऐसा माहौल आपको और कहाँ मिल सकता है। लोग बोलते हैं स्पेशल स्कूल में मत डालो, तो भाई दूसरी ऑप्शन दो ना, आप सजेशन दो कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। नॉर्मल लोगों को पूछेंगे तो वो सीधा नॉर्मल स्कूल, मतलब नॉर्मल बच्चों के पेरेंट को पूछो तो वो सीधा बोलते हैं नॉर्मल स्कूल में डाल। नॉर्मल स्कूल में क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चों के जो पेरेंट हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट के लिए जो स्कूलिंग है वो कितना बड़ा ट्रॉमा बन जाती है। लगभग जब डायग्नोसिस होता है ना,
तब भी हम लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन स्कूलिंग में जो आपके पेशेंस की परीक्षा होती है ना, जो ट्रॉमा आपको मिलता है ना, वो उस डायग्नोसिस की पीड़ा से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। तब आपका बच्चा समाज के बीच में होता है, आप समाज के बीच में होता है और ऐसे लगता है हम लोग बीच में खड़े हैं और आसपास से पूरी बम्बार्डमेंट हो रही है कंप्लेंट्स की कि ऐसा है वैसा है वैसा है, और कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे संभालें। तो ये चीज़ों को आप देखिए कि प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, किस चीज़ को देनी है, और ये भी सोचा करो कि जो चीज़ आप लोग कर रहे हो फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मेरे बच्चे को उस चीज़ से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तभी उस चीज़ को कैरी ऑन करो। समाज के डर से उस चीज़ को कैरी ऑन मत करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो एरिया है वो थोड़ा सपोर्टिव था, मैं ये बोलूँगी, बिकॉज हमारे कुलिंग फ्रेंड सर्कल, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो तो ज़्यादा सपोर्टिव है। स्कूलिंग में भी ये था कि एडमिशन मिल गई, शैडो टीचर की परमिशन मुझे मिल गई, चलती रही चीज़ें, सपोर्ट था। मैं जानती हूँ कि जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला है बाकी पेरेंट्स को बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, बाहर और भी बुरी हालत है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। यहाँ भी प्रॉब्लम थी बिकॉज ये प्रॉपर इंक्लूसिव स्कूल्स नहीं है, स्पेशल टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 6 स्कूल के लिए एक ही स्पेशल टीचर है जो काफ़ी नहीं है। स्कूल्स के जो टीचर हैं वो ट्रेंड नहीं है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे था, इसलिए शायद हम लोगों ने कैरी ऑन कर लिया 5th क्लास तक, अदरवाइज़ मैं भी पहले ही छोड़ देती। सो इस चीज़ को आप समझिए। वीडियो फिर लंबा हो गया, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोग सीखिए, आप लोग वो मिस्टेक्स मत कीजिए, आप लोग एटलीस्ट आप लोग टाइम से डिसीजन लीजिए। टाइम से सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा आपकी ऑटिज़म जर्नी के ऊपर। सो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, और कमेंट में जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि स्पेशल स्कूल में क्यों डाला, तो वो मुझे साथ में याद रखना, साथ में आप लोग मुझे ऑप्शन दीजिए कि मुझे ऐसा सेटअप चाहिए कि जहाँ पे मुझे कोई कंप्लेंट ना आए, ना मेरे ऊपर प्रेशर हो, ना मेरे बच्चे के ऊपर प्रेशर हो, और मेरा बच्चा फ्रीली वहाँ पे मतलब इतना डिसिप्लिन भी ना हो और फ्रीली वहाँ पे रह सके बिना किसी टेंशन के, इंजॉय करे अपनी लाइफ को, कुछ स्किल्स को भी सीखे, इंडिपेंडेंटली वो दूसरे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करे। तो मुझे उसका अल्टरनेट दीजिए कि और क्या हो सकता है, तब आप बोलिए, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को मत बोलिए। बिकॉज मैं अपने बच्चे को घर में कैद करके नहीं रखना चाहती हूँ। वो घर में कैद रखना, वो जो दुख है ना, वो स्पेशल स्कूल भेजने के दुख से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। 1 ईयर तक मैंने होम स्कूलिंग करके देखा है, वो तड़प मैंने अपने बच्चे की आंखों में देखी है। वो बच्चों को ढूंढता है, वो ढूंढता है, वो सोशल सेटअप ढूंढता है, लेकिन वो नॉर्मल अब अगर आप ये बोलेंगे कि नॉर्मल स्कूल में मिलेगा, कैसे मिलेगा? बिकॉज नॉर्मल बच्चे इन बच्चों को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनके साथ इतना कनेक्ट नहीं करते हैं, तो अगेन ये फिर से पिछड़ जाते हैं। सो अभी 1-2 वीक से अर्नब स्पेशल स्कूल में जा रहा है। क्या रिज़ल्ट है, इनिशियल क्या रिज़ल्ट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो भी अर्नब की ही ज़ुबानी, तो वो आप देख सकते हैं। सो आई होप अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।